बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान विज़िट वीज़े के बारे में। अगर आप पाकिस्तान से एज़ अ टूरिस्ट जापान जाना चाहते हैं सैर व सियाहत के लिए, तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है। अगर आप एक ट्रैवलर हैं या आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। जो लोग ट्रैवल एजेंट हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना विजिटिंग कार्ड मेरे साथ शेयर करेंगे। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है जापान विज़िट वीज़े के लिए, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। अगर आप एजुकेटेड हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, तो आप अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट के लिए हम आपको सर्विसेज फराहम करें, ये मुमकिन है। जैसे कोई ट्रैवलर हमारे पास आता है, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, हम उसको भी डायरेक्ट डील करते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने किसी कस्टमर को सर्विसेज देना चाहते हैं, आप हमसे सर्विसेज लेकर भी अपने कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी तवील होने वाली है, आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जब आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, आप उसमें मुख्तसर ये बात लिख सकते हैं, अस्सलामुअलैकुम राहिल भाई, हमें जापान विज़िट वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन करवानी है और हमें जापान का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये वीडियो का लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देखी होगी तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में हेल्प आउट कर सकता हूँ, मैं आपकी फ़ाइल कैसे तैयार कर सकता हूँ। सिर्फ फ़ाइल तैयार करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जो एप्लीकेंट होता है उसको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है कि जब आप कराची जनरल कौंसलेट में पहुँचेंगे या इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुँचेंगे। जापान के दो सेंटर्स हैं, एक जापान जनरल कौंसलेट कराची में, बलूचिस्तान और सिंध वाले अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेंगे, फ़िज़िकली जाना होगा आपको। और पंजाब और केपी के वाले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इस्लामाबाद जापान की एम्बेसी में। 9 बजे से लेके 11 बजे तक डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँच जाएं ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए, आपको टोकन जल्दी मिल जाए, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 100 एप्लीकेंट्स को ही डील किया जाता है। अब आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट फरमा लें ताकि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030540511144, 030540511144। ये मेरा कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप की सर्विस है, मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है। सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो भी हम आपको सर्विसेज देंगे, अगर आप एप्लीकेंट हैं तो भी हम आपको सर्विसेज देंगे। इस पूरी वीडियो में मैं आपको A to Z तमाम चीज़ें समझा दूंगा। बराए मेहरबानी मेरी बार बार गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझसे रब्ता करना है आपने। अगर आप वही सवाल करेंगे जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है, तो फिर ये क्वेश्चंस की रिपीटिशन होती है, तो इससे फिर ना आपको कोई फ़ायदा होगा और मेरा वक्त भी ज़ाया होगा। तो बराए मेहरबानी शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। पहला सवाल ये है कि क्या लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जापान का टूरिस्ट वीज़ा, जापान का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग काम की तलाश में जाना चाहते हैं, जैसे लोग दुबई जाते हैं, बहरीन जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। जापान का टूरिस्ट वीज़ा लेबर क्लास के लिए नहीं होता, उसके लिए हुकूमत का एक और इदारा है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। जापान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लेबर की डिमांड करती है और उन्हें कई लाख वर्कर्स चाहिए होते हैं, तो वो गवर्नमेंट का चैनल है, गूगल में जाके लिख दें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। उसमें जापानी लैंग्वेज का कोर्स होगा, 3 महीने आपको ज़बान सिखाई जाएगी। इस्लामाबाद में ये तमाम चीज़ें कंट्रोल होती हैं। हालांकि इस वीडियो का मौजू वर्क वीज़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पे बता रहा हूँ। आपको जापानी ज़बान सिखाई जाती है, फिर वहाँ से डेलीगेशन आता है, आपका इंटरव्यू होता है, आपकी सिलेक्शन होती है, आपको फिर मज़ीद जापानी एडवांस लैंग्वेज सिखाई जाती है।
उसके बाद आपका वीज़ा होगा, प्रोटेक्टर होगा और फिर आप ट्रैवल करेंगे। हम वर्क वीज़े की बात फ़िलहाल नहीं कर रहे, सिर्फ एक मालूमात मैंने आप तक पहुंचाई है। तो जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो वो जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई ना करें, आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। इसके बाद एक सवाल ये होता है कि जब हम अपने कागजात जमा करवाने जाएंगे तो वहाँ पे क्या मामला हमारे साथ पेश आएगा, क्या हमारा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू लेने वाले लोग कौन होंगे और किस ज़बान में हमारा इंटरव्यू होगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवाएंगे तो जो आपकी जो रिसेप्शन वन विंडो ऑपरेशन होता है, सम टाइम वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे वो लोकल्स पाकिस्तानी होंगे, उर्दू ज़बान में आपसे बात करेंगे। उनको भी ये राइट हासिल है, उनके पास इस चीज़ की एक्सेस है कि वो चाहें तो आपका जो है वो आपसे सवालात कर सकते हैं मौके पे, और उसके बाद वो आपकी फ़ाइल को चाहे तो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो रिसीव भी कर सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो आपका इंटरव्यू अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि आप उर्दू ज़बान में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे या कि अंग्रेज़ी ज़बान में। तो वहाँ लोकल्स भी होते हैं, जो जापानीज़ वीज़ा ऑफिसर होगा उसके साथ एक जो है वो उर्दू ज़बान बोलने वाला शख्स भी होगा। तो वहाँ पर भी आपसे सवालात पूछे जाएंगे, आपने उनको आंसर करना है। अगर वो आपसे मुतमईन होंगे तो वो आपको वीज़ा ग्रांट करके देंगे। कौन कौन से सवाल पूछेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंटरव्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये उन पर डिपेंड करता है। वीज़ा की जो फ़ीस है वो कोई फ़ीस नहीं है, वीज़ा फ्री है। जापान का वीज़ा, कराची कौंसलेट में जाएंगे तो वहाँ भी कोई फ़ीस नहीं है। आज की जो तारीख है, आज की तारीख तक कोई फ़ीस नहीं है। आने वाले दिनों में अगर वो इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसकी जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो इस्लामाबाद एम्बेसी हो या कराची कौंसलेट हो, वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर किसी शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश पासपोर्ट है उसका, तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप वीज़ा प्रोसेस ना करवाएं, वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप पहले दुनिया में कहीं नहीं गए। तो पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, आज़रबाईजान, ईरान, काज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कुछ अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री 3-4 मुल्कों की बना लें, क्योंकि फ़्रेश पासपोर्ट पे जापान एम्बेसी वीज़ा जारी नहीं करती, ठीक है जी। सवालात की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए, ताकि इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाए कि आपने मुझसे रब्ता करना है या नहीं करना। तो ये तरतीब मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट, जिसकी जो मियाद है वो 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। आपका ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड, CNIC शनाख्ती कार्ड, ये भी वैलिड होना चाहिए। बाज़ लोग चेक ही नहीं करते, उनका जो पासपोर्ट होता है उसकी मियाद 6 महीने से कम होती है, तो उसमें ये होगा कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लें। शनाख्ती कार्ड भी आपका एक्सपायर ना हो। 4 अदद पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस जितना बेहतर हो उतना अच्छा है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है तो वो लगा दें। आपका कोई बिज़नेस है, बिज़नेस के नाम पर बैंक स्टेटमेंट है तो वो लगा दें, ठीक है। इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये भी चाहिए होगा, ठीक है जी। अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कंप्यूटराइज निकाहनामा, ये आपके यूनियन कौंसल वाले आपको बना कर देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC के साथ साथ FRC बाय मैरिज भी आपको लेना होगा। बाय मैरिज में मियाँ बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड आ जाता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आप FRC बाय बर्थ बनवाएंगे, जिसमें माँ बाप और बहन भाइयों का रिकॉर्ड होता है। 2 FRC होते हैं, FRC बाय मैरिज, FRC बाय बर्थ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मकान है, कोई प्लॉट है, कोई गाड़ी है जो कि आपके नाम पर है, तो उसके कागज़ भी ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी होम टाइज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, वीज़ा ऑफिसर को समझने में आसानी हो कि ये वहाँ जाकर टाइम पर वापस आ जाएगा, वहाँ जाके छुपेगा नहीं, ठीक है।
अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं, तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड भी होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आपको एक एनटीए नंबर प्रोवाइड किया हुआ होगा। या फिर आपका कोई दरमियाने लेवल का या बड़े लेवल का बिजनेस है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपकी जो फर्म है वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसका सर्टिफिकेट भी लगाएंगे आप। इसके अलावा अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। अगर आप बिज़नेस नहीं करते, जॉब करते हैं, तो सैलरी स्लिप्स लगा दें आखिरी 6 महीने की। कंपनी की तरफ से एक एनओसी ले लें कि कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है, आप बैरून मुल्क जो है वो जा सकते हैं। तो कंपनी आपको एनओसी लेटर देगी, उसमें लिखा होगा कि आप कंपनी में जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट लेटर देगी, एक एनओसी देगी। एम्प्लॉयमेंट लेटर में ये लिखा होगा आपका क्या डेजिग्नेशन है, आप क्या काम करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, और एनओसी में कंपनी बता देगी कि हम इसको इजाज़त देते हैं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो एक ही लेटर ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी की ज़रूरत नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट लेटर से भी काम चला सकते हैं। उस पर कंपनी का बाकायदा वो नंबर होगा कि अगर वो वेरिफिकेशन करें तो आपकी कंपनी वाले उनको सपोर्ट करें, फीडबैक आपके बारे में अच्छा प्रोवाइड करें। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। जो जो मुल्क आपने विज़िट किए हैं उनका प्रॉपर आपने एग्ज़िट और एंट्री की जो स्टैम्प्स होती हैं पासपोर्ट के ऊपर, वो आपने A4 पेपर पे प्रिंट करवानी है। दोबारा से नोट फरमा लें, पासपोर्ट की जो कॉपी होगी वो आपने A4 पेपर पे फुल साइज़ में कलर में प्रिंट करवानी है। जो शनाख्ती कार्ड की दोनों अतराफ़ हैं, बोथ साइड्स हैं, दोनों तरफ कि आपने A4 साइज़ पे एक ही फ्रंट पे, ऊपर CNIC का फ्रंट आ जाएगा, नीचे CNIC का बैक आ जाएगा। तो जितनी भी फ़ोटो कॉपियाँ करवाएंगे पासपोर्ट की, शनाख्ती कार्ड की, एग्ज़िट और एंट्री की स्टैम्प्स की, अपने पासपोर्ट पे लगे हुए वीज़ों की, वो सारी A4 साइज़ में आपने करनी है। और दो दो आपने प्रिंट आउट उसके निकलवा लेने हैं कलर। अब आप जब मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कवर लेटर तैयार किया जाएगा आपका। सबसे पहले मैं आपका एक इंटरव्यू लूँगा, फ़ोन पर लूँगा, आपके बारे में पूछूंगा, आप क्या काम करते हैं, आपकी माहाना आमदनी कितनी है, आपका एनटीएन बना हुआ है, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं, कितने साल के टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं, आप टैक्स पेयर हैं, एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव हैं। एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा। तो ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने आप तक पहुंचाई है, ये आप हमें प्रोवाइड करेंगे। किसी किस्म का कोई भी फेक डॉक्यूमेंट हम नहीं बनाएंगे। अगर आपका एनटीएन नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप हमें कहते हैं कि राहिल भाई आप बना दें, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ले लें, तो ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते। किसी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट हम नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हम आपका कवर लेटर बनाएंगे। कवर लेटर बनाएंगे, उसमें आपका सब कुछ मेंशन होगा। आपका इंट्रोडक्शन, आप क्यों जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, कौन से एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं, कितना बजट आपके पास है, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, होम टाइज़, फैमिली टाइज़, A to Z आपके बारे में लिखा जाएगा। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में लिखा जाएगा, आपके बैंक बैलेंस के बारे में लिखा जाएगा। प्रॉपर एक कवर लेटर बनता है और ये कवर लेटर जो है वीज़ा ऑफिसर उसको पढ़कर आपके बारे में फ़ैसला करता है कि आप किस तरह के शख्स हैं, आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल प्लान ये भी हम बनाएंगे। अब बहुत से एजेंट और कंसल्टेंट ट्रैवल प्लान बना देते हैं, तो क्लाइंट को ना वो तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू की, उनको पता ही नहीं होता कि हमने जापान जाना है। जापान में तो बहुत सारे शहर हैं, हमने टोक्यो जाना है, हमने कोयोटो जाना है, हमने ओसाका जाना है, हिरोशिमा जाना है, हमने नारा की सैर करनी है, मल्टीपल सिटीज़ हैं, हमने वहाँ जाना है, हमने ओसाका जाना है, वहाँ से वापस आना है। तो जो हम ट्रैवल प्लान बनाएंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको 10-15 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। आप कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टैक्सी पे जाएंगे, आप ट्रेन पे जाएंगे, तो कितनी कॉस्ट आएगी, एयरपोर्ट से होटल में कितनी कॉस्ट आएगी, टोक्यो से कोयोटो ट्रेन की टिकट कितनी है। जब आपको कंसल्टेंट नहीं बताते, एजेंट नहीं बताते, वो आपका इंटरव्यू जब होगा वो यही सवाल पूछेंगे आपसे। तो जो हम आपको ट्रैवल प्लान बना के देंगे उसमें उसके साथ
जापानी करेंसी भी लिखी होगी कि टोक्यो डिज्नीलैंड की टिकट कितने की है, और साथ में डॉलर्स भी लिखे होंगे कि ये डॉलर्स में कितने बनते हैं। यानी हम जो ट्रैवल प्लान आपको बना के देंगे 7 डेज़ का, 10 डेज़ का, जितने दिन आपने क़याम करना है, कि एक दिन मैं टोक्यो में रहूँगा, एक दिन मैं जो है वो हिरोशिमा में जाऊँगा, एक दिन मैं ओसाका में जाऊँगा, एक दिन मैं नारा में जाऊँगा, फिर मैं वापस टोक्यो आ जाऊँगा। ट्रैवल प्लान विद कॉस्ट कैलकुलेशन, दोबारा से सुन लें। जितने भी बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं या जो एजेंट्स हैं वो ट्रैवल प्लान तो बनाते हैं लेकिन साथ में कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं करते। यही वजह है कि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, कॉस्ट कैलकुलेशन की है आपने, आपका कितना खर्चा होगा रहने का, खाने का, पीने का, सैर व सियाहत का, तो उसने तो कोई तैयारी नहीं की होती, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। हम आपको कवर लेटर बना के देंगे, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेटर होगा। हम आपको ट्रैवल प्लान बना के देंगे, हम आपको एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन बना के देंगे जिन डेट्स में आपने ट्रैवल करना है, और हम आपको पोस्ट पेड बुकिंग बना के देंगे होटल्स की। होटल के नाम याद करने हैं आपने कि कौन से होटल में जाना है मैंने, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको फिल करके देंगे। हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज फ्राहम करेंगे, नंबर 1 कवर लेटर, नंबर 2 ट्रैवल प्लान, नंबर 3 एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, नंबर 4 पोस्ट पेड होटल बुकिंग, और नंबर 5 वीज़ा एप्लीकेशन। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हम आपको बना के देंगे और उसके बदले आपसे कंसल्टेंसी फ़ीस लेंगे। अब कंसल्टेंसी फ़ी की अगर हम बात कर लें तो हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो कोई लाखों में नहीं है, वो 50,000 नहीं है, वो 40,000 नहीं है, वो 30,000 नहीं है, वो 25,000 नहीं है, वो 20,000 भी नहीं है, उससे भी कम है, बहुत कम है। तो जब आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारी कंसल्टेंसी की फ़ीस है और ये डॉक्यूमेंट्स हम आपके लिए तैयार करेंगे। आपके साथ जब हमारा इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, मैं आपके बारे में चीज़ें पूछ लूँगा, नोट कर लूँगा, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। 3 से 5 वर्किंग डेज़ लगते हैं ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, कवर लेटर बनाने में, ट्रैवल प्लान बनाने में, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन बनाने में, होटल बुकिंग बनाने में, आपकी तैयारी करवाने में। आपको तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपने वहाँ बतानी है, वो सारे सवाल मैं अभी क्लियर करता हूँ। ये वीडियो सुकून से बैठ के देखने वाली है, इसको जल्दबाजी में आपने नहीं देखना क्योंकि ये वीज़े का मामला है। देखिए, जापान का जो वीज़ा है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर दिए और वीज़ा घर पे बैठ के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जापान का स्टिकर वीज़ा होता है, ओरिजिनल पासपोर्ट एम्बेसी के अंदर जमा होगा, आपको वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही वो फैसला लेंगे कि आपको जापान का वीज़ा देना है या नहीं देना। ठीक है, तो कुछ टाइम आप हमें देंगे और जो कंसल्टेंसी फ़ीस होगी हमारी वो आपने एडवांस डिपॉजिट करवानी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सवाल जवाब ही करते रहेंगे तो फिर हम बाकी क्लाइंट्स को कैसे टाइम देंगे। जब आप हमें कंसल्टेंसी फ़ीस डिपॉजिट करवा देंगे तो आपका जो केस है वो कंफर्म्ड हो जाएगा, देन उसके ऊपर हम वर्किंग शुरू करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी खुद कर लें, अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं फिर आप मुझसे रब्ता करें। बहुत से लोग कहते हैं जी आप हमारी फाइलिंग कर दें, तमाम चीज़ें कर दें, हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे। तो मैं इंतहाई आपसे पेशगी माजरत चाहता हूँ। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो शराइत व ज़वाबित भी हमारी ही लागू होंगी। पेमेंट आप एडवांस करेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम आपके लिए अरेंज करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपने पढ़ना है। उसके बाद जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपने जाना है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से सवाल करेंगे। ये जो पार्ट है वीडियो का, ये तो आपने एक सेकंड भी स्किप नहीं करना और वीडियो को भगा भगा के भी नहीं देखना, क्योंकि अब जो मैं तैयारी करवाने वाला हूँ आपको, इस तरह का कोई भी कंटेंट, कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं पड़ा हुआ। ये वो फीडबैक्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं कि हमसे वहाँ पे ये पूछा गया और हमें इसका आंसर नहीं आया, तो लिहाजा ये तैयारी करके जानी है आपने। पहला सवाल ये है कि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं जापान, तो कौन से शहर जा रहे हैं आप? तो आपने बताना है जी मैं तो टोक्यो जाऊंगा। उसके बाद ये पूछेंगे कि कौन सी एयरलाइन की टिकट आपने करवाई है। लोगों को पता ही नहीं होता कि कंसल्टेंट ने या एजेंट ने जो आइटनरी बनाई है उसमें कौन सी एयरलाइन का जिक्र किया। मिसाल के तौर पे मैंने अपने क्लाइंट के लिए केस तैयार किया है, उसमें मैंने बताया है कि इस्लामाबाद से फ़्लाइट जा रही है थाई एयरवेज़। थाई एयरवेज़ जो है ये थाईलैंड की एयरलाइन है और ये बैंकॉक से होती हुई जाएगी।
तो मैंने जाना है जी मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से टोक्यो, और वापस भी मैंने टोक्यो से इस्लामाबाद आना है, और जिस एयरलाइन का मैंने इंतखाब किया है उसका नाम है थाई एयरवेज, और ये वाया बैंकॉक जाएगी। मेरा ट्रांजिट होगा वहाँ पे 2 घंटे का, 3 घंटे का। आइटनरी आपके हाथ में मौजूद होगी, एयरलाइन टिकट आपके हाथ में मौजूद होगी, उसको पढ़ के जाना है आपने। वो आपसे पूछेंगे आपकी फ़्लाइट कितने बजे जाएगी, आपका डिपार्चर कितने बजे है, वहाँ पे अराइवल कितने बजे है। आपने टिकट के ऊपर टाइमिंग पढ़ के जाना है। छोटी छोटी चीज़ें वो नोट करेंगे कि ये बंदा तैयारी के साथ आया है या सिर्फ ऐसे ही आ गया, क्योंकि वीज़े की तो कोई फ़ीस नहीं है, इसीलिए सारे मुंह उठा के चले जाते हैं, तैयारी कोई नहीं करता। वीज़ा सिर्फ उसको मिलेगा जो तैयारी करके जाएगा। एक सवाल वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जनाब टोक्यो में कितने एयरपोर्ट हैं, तो आप उनको बताएं कि टोक्यो में 2 एयरपोर्ट हैं। एक का कोड है NRT, नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 60 किलोमीटर दूर है सेंट्रल टोक्यो से। दूसरा है HND, हनीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 20 किलोमीटर दूर है सेंट्रल टोक्यो से साउथ की जानिब। अब ये आपने याद करना है कि आपने जो टिकट करवाई है इस्लामाबाद से, वो जा रही है नरीता एयरपोर्ट पे जा रही है या फिर हनीदा एयरपोर्ट पे जा रही है। अब ये पता होना चाहिए ना आपको। वो टिकट आपके हाथ में होगी तो आपने उसको पढ़ना है और फिर उसका आपने सवाल का जवाब देना है। वो सवाल आपसे ये करेगा जी आपने जो टिकट है वो आपने नरीता एयरपोर्ट की क्यों करवाई है, आपने हनीदा एयरपोर्ट की क्यों नहीं करवाई। तो आप उन्हें बताएंगे कि सर 60 किलोमीटर दूर है सेंट्रल टोक्यो नरीता एयरपोर्ट से, और हनीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर है साउथ ईस्ट में। तो क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है उसका कनेक्शन ही नरीता एयरपोर्ट से है, तो मैंने वही टिकट बुक करवाई है। हालांकि मैंने जाना तो टोक्यो में है, तो टोक्यो में 2 एयरपोर्ट हैं, वो मुझे सूट करता है। जो आइटनरी मेरे पास मौजूद है, जो टिकट मैंने बुक करवाई है, वो उसी एयरपोर्ट पे जाती है, तो इसलिए मैंने वही टिकट करवा ली। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से आराम से सुकून से आपने इस बात का जवाब देना है। एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप अकेले क्यों जा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को क्यों नहीं लेके जा रहे। तो आप उन्हें बताएं जी अभी मेरा अकेले का प्लान है और मैं विज़िट करता हूँ, मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है और मैं अकेला ही ट्रैवल करता हूँ, और मैं जापान भी देखना चाहता हूँ। खूबसूरत है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उससे मेरे पासपोर्ट की वर्थ भी बढ़ जाएगी क्योंकि ये स्टिकर वीज़ा है, मुझे शौक भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके जाऊँगा, वेकेशंस पे, समर वेकेशंस पे जिस तरह भी। अच्छा, अब वो आपसे ये पूछेंगे कि चलें आप जब एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो एयरपोर्ट से आपने जाना है अपना होटल, वो आप कैसे जाएंगे। तो आप उनको बताएंगे सर मैं तो टैक्सी करके जाऊंगा, वो लेगी आपसे 25 या 30 डॉलर लेगी। और आपसे वो ये भी पूछेंगे कि एयरपोर्ट से लेके आपका जो होटल है उसका डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। तो गूगल मैप से आपने ये सारी चीज़ें एजेंट आपको तैयार करवाएगा, वो आपको बताएगा कि कितने किलोमीटर दूर है। उसके बाद वो आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए टोक्यो में, अब आप ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे, आप टैक्सी से क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब बनता है कि भाई मैं पहली दफ़ा जाऊँगा, मुझे ट्रेन का सिस्टम पता नहीं होगा कि वो ट्रेन कौन से स्टेशन पर जाएगी, क्योंकि मैंने होटल में चेक इन करना है, मैं सफ़र करके जाऊँगा। मेरी हालत जो है वो थकावट की वजह से, तो मैं अपना टाइम भी नहीं ज़ाया करना चाहता, इस वजह से मैं टैक्सी कर लूँगा। टैक्सी वाले को क्योंकि मैं एग्जैक्ट लोकेशन समझाऊँगा, वो मुझे मेरे होटल तक पहुँचा देगा। उसके बाद फिर मैं ट्रेन का पास बनवाऊँगा, 1 हफ़्ते का पास होता है, 10 दिन का पास होता है। फिर आप उसमें डोमेस्टिक और सिटी टू सिटी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन के ऊपर। 250-300 डॉलर का वो कार्ड बनता है आपका। बात समझ आ गई। बिल्कुल आपने ईजी के जवाब देना है, सर मैं ट्रेन पे कैसे जा सकता हूँ, मैं तो ज़िंदगी में पहली मरतबा टोक्यो एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ट्रेन जो है वो मुझे कौन से स्टेशन पे उतारेगी, तो पहली मरतबा मैं टैक्सी का यूज़ करूँगा। ओके हो गया, बहुत आसान सा आप जवाब दे दिया आपने। वो आपसे इंस्पायर होगा कि यार ये बंदा तैयारी करके आया। उसके बाद ये पूछेंगे कि क्या एयरपोर्ट के ऊपर भी ट्रेन की सर्विसेज मौजूद होती हैं। बिल्कुल होती हैं। नरीता एयरपोर्ट के ऊपर 2 टर्मिनल्स हैं और दोनों के ऊपर जो है वो नरीता एक्सप्रेस ट्रेन की सर्विस चलती है, जो आपको शहर के अंदर ले जा सकती है। कोई मसला नहीं है, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें वो पूछ रहा है आपसे, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आपने कैसा होमवर्क किया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि पहले आप कभी जापान गए हैं, आप जापान क्यों जाना चाहते हैं। तो आप उनको बताएं कि सर मेरी तो पहले भी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं दुबई गया हूँ, मैं कतर गया हूँ, मैं आज़रबाईजान, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह पे गया हूँ। तो अब मेरा शौक़ है कि मैं जापान भी विज़िट कर लूँ, इस वजह से मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, मंथली इनकम कितनी है आपकी।
अब जो चीज़ आपने कवर लेटर में बताई है वही आपने जवाब देना है। आपने बताया जी महाना मैं 1.5 लाख 2 लाख कमाता हूँ, वही जवाब देना है। सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, क्या करते हैं आप जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, फैमिली को कैसे सपोर्ट करते हैं? तो जो बातें कवर लेटर में लिखी है ना आपने, वही जवाब आपने देना है। वो हर चीज़ को नोट करते हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछेंगे, ये बताएं कि अपने साथ कितने पैसे ले जाएंगे आप? तो आप उनको बताएं जो आपने कवर लेटर में मेंशन किया है कि मेरे पास कैश इन हैंड होगा, शो मनी होगी, $4,000, $5,000 मैं लेके जाऊंगा अपने साथ, $3,000, जितने भी आप देखें। ट्रैवल प्लान में जो हम आपको कॉस्ट बना के देंगे उसमें टोटल भी लिखा होगा कि आपकी रिहाइश पे कितना खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा आएगा, घूमने फिरने पे कितना खर्चा आएगा, खाने पीने में कितना खर्चा आएगा, उससे एक्स्ट्रा लेके जाने हैं आपने। ठीक है, अब मैंने एक ट्रैवल प्लान बनाया है, उसमें तकरीबन कोई $2,500 का खर्चा आ रहा है। तो मैंने क्लाइंट को कहा कि आप कम से कम आपने 3-3,500 लेके जाना है साथ। बात समझ आ गई आपको? जापान महंगा मुल्क है, वहाँ पे खाना पीना रहना सब महंगा है। तो सोच समझ के तैयारी के साथ हर चीज़ आपने करनी है। उसके बाद आपसे ये पूछेंगे यार ये होटल बुकिंग भी करवाई है आपने, जहाँ भी आपने स्टे करना है, कोई होटल बुकिंग करवाई है या वहीं जाके आप सारा काम करेंगे? तो बगैर होटल बुकिंग के तो फाइल सबमिट नहीं करनी। ट्रैवल एजेंट आपका कंसल्टेंट या हम आपको बना के देंगे होटल बुकिंग कि आप टोक्यो जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने बुकिंग की होगी। वो आपसे पूछेंगे अच्छा ये बताएं कि होटल का नाम क्या है? अब लोगों को नाम ही नहीं पता होता क्योंकि एजेंट ने बना के दे दी, आपने वो पढ़ना भी गवारा नहीं किया और आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच गए। होटल बुकिंग जहाँ पे आपकी है और एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस है वो भी याद करना है और होटल का नाम भी याद करना है आपने। मुश्किल नहीं है, एड्रेस तो याद नहीं होगा, नाम तो उसका याद हो जाएगा ना। ये भी आपका इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा जी, वो पूछेगा जापान आप जा रहे हैं तो आपने कहाँ कहाँ पे सैरो तफरी करनी है? तो आप उनको बताएं कि मैं टोक्यो जाऊंगा, मैं कोयोटो जाऊंगा, मैं माउंट फ्यूजी जाऊंगा, मैं हाकुने जाऊंगा, मैं हिरोशिमा जाऊंगा, मैं ओसाका जाऊंगा, मैं नारा में जाऊंगा। जहाँ जहाँ भी आपने जाना है जिसका ट्रैवल प्लान एजेंट ने बना के दिया है, आपने ऐसे शहरों के नाम नहीं लेने जहाँ पे आपने नहीं जाना। अब आप टोक्यो जा रहे हैं, टोक्यो टोक्यो तो आप 2-3 दिन में घूम लेंगे, तो बाकी दिन आप क्या करेंगे? ट्रैवल प्लान आपने दे दिया 7 डेज का, ट्रैवल प्लान आपने दे दिया 10 दिन का। तो पूरा बताना है उनको कि मैं सर वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाऊँगा। उसके बाद वो ये पूछेंगे कुछ फेमस प्लेसेस के नाम याद हैं आपको? आप जापान जा रहे हैं तो वहाँ पे कहाँ कहाँ जाएंगे आप उनको बताएंगे जी मैं टोक्यो टावर पे जाऊँगा, मैं टोक्यो डिज्नीलैंड जाऊँगा, मैं म्यूज़ियम देखूँगा, मैं स्काई ट्री देखूँगा। ये पेपर हम अलग से प्रोवाइड करेंगे आपको। ये पेपर जो होगा ना कि टूरिस्ट प्लेसेस के नाम, ये हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे सिटी वाइज कि 3-4 सिटी में विजिट करूंगा, वहाँ पे ये चीज़ें मैं देखूंगा। उसके बाद वो ये भी पता होना चाहिए ना कि जो आप जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं वो किस वजह से शोहरत रखता है, किस वजह से मशहूर है। जापान का वीज़ा बेशक फ्री है लेकिन इसको हासिल करना बड़ा टेक्निकल है, तो तैयारी करके जानी पड़ेगी आपको। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस तरह का कोई कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तैयारी करवा रहा हूँ आपकी इसी वीडियो में, सारे सवाल आपको बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन हम कर देंगे और अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। उसके बाद आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि सर आप क्या बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड है? वो आपने उसका जवाब देना है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, अभी रिसेंटली आके पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया, साल 2 साल हुए हैं। आप अपने अपने बारे में बता सकते हैं कि सर मैं सऊदीया में था, मैं दुबई में था, मैं वहाँ काम करता था, अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। तो मेरा पाकिस्तान का जो बिज़नेस है वो अभी इतना ओल्ड नहीं है, बिल्कुल नया नया है, साल 6 महीने 2 साल हुए हैं। उससे पहले मैं बाहर था। ठीक हो गया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, उसके बाद वो नाम भी आप बता दिया। वो आपसे ये पूछेंगे कि ये जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसके लिए कुछ प्लान किया आपने? टैक्सी पे घूमेंगे, क्या करेंगे? तो आप उन्हें बताएंगे सर मैं ट्रेन का पास लूँगा। देखिए 2 तरह की ट्रेन वहाँ चलती हैं, बुलेट ट्रेन चलती है और एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो दोनों के टिकट्स के प्राइस में फ़र्क है और दोनों के जो पासेज होते हैं, जो पास बनेगा आपका, वो आप उस कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उन्हें बताएं जी मैं मोस्टली ट्रेन का सफ़र करूँगा क्योंकि मैं टैक्सी वालों को इतना पे नहीं कर सकता, मैंने अपने बजट को भी देखना है। ठीक है। उसके बाद वो एक सवाल पूछेंगे, ये बताएं कि आपने कॉस्ट कैलकुलेशन की है, आपने जहाँ जाना है उसके बारे में पता है आपको कि टिकट कितने की है, खाना पीना कितने का है? तो वो जो ट्रैवल प्लान हम आपको जो ट्रैवल प्लान देंगे उसमें एक एक चीज़ की कॉस्ट लिखी होगी, $3, $5, $60, $9, $60, $70, एक एक चीज़ की उसमें लिखी होगी। आप उन्हें बताएं सर मैंने
ट्रैवल प्लान अटैच कर दिया है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। मैंने मुकम्मल रिसर्च की है, उसके बाद मैंने वो कॉस्ट भी मेंशन की है और अप्रॉक्सीमेटली मेरा $2500 का खर्चा आ रहा है, लेकिन मैं $3500 साथ लेके जाऊंगा। बात समझ आ गई आपको? इसके बाद वो एक सवाल पूछेंगे, कोई दोस्त रिश्तेदार जापान में है आपका? अब यहाँ पे आके लोग गलती करते हैं। आपने, अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपने ये नहीं कहना कि मेरे वहाँ पे रिश्तेदार हैं, मेरे वहाँ पे दोस्त हैं। वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। क्यों कर देंगे? वो कहेंगे आपने फिर एज अ टूरिस्ट क्यों अप्लाई किया, आपने एज अ विजिटर क्यों नहीं अप्लाई किया। जो बंदा आपका रिश्तेदार है जापान में, दोस्त है, रिश्तेदार है, खाला का बेटा है, मामू का बेटा है, उसने आपको लेटर ऑफ इनविटेशन क्यों नहीं दिया, उसने आपकी गारंटी क्यों नहीं दी। लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ इनविटेशन ये उन लोगों के लिए होता है जिनको कोई वहाँ से इनवाइट कर रहा होता है। अब लोग बड़े शौक से कह देते हैं जी हाँ मेरा एक दोस्त है वहाँ पे। ऐसे नहीं करना आपने, इस तरह का आंसर नहीं देना आपने। क्लियर हो गया? तो दोस्तों के बारे में तो बताना ही नहीं है, रिश्तेदारों के बारे में भी नहीं बताना। हाँ अलबत्ता अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो उससे आपको डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आपने वहाँ से फिल करवाने हैं। लेटर ऑफ इनविटेशन दूंगा आपको, वो आपने अपने कज़न से, अपने दोस्त से फिलअप करना है, वो फिल करके यहाँ भेजेगा। लेटर ऑफ गारंटी 2 पेपर, LOI और LOG, लेटर ऑफ इनविटेशन और लेटर ऑफ गारंटी, ये 2 पेपर वो बंदा आपको देगा। उस पर वो अपना नाम लिखेगा, ID कार्ड नंबर लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, अपना कॉन्टैक्ट लिखेगा, अपने बारे में बताएगा, अपनी जॉब के बारे में बताएगा कि मैं इसको जानता हूँ और मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने नहीं बताना कि कोई आपका रिश्तेदार है, अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं। बात समझ आ गई आपको? गलत बयानी बिल्कुल नहीं करनी, बस उतना आंसर देना है जितना आपने कवर लेटर में मेंशन किया। अच्छा, उसके बाद वो पूछेंगे जी कौन सी एयरलाइन को आपने प्रेफर किया है, तो आप बताएं जी मैंने तो फलां एयरलाइन। देखें, अब कोई थाई एयरवेज पे जा रहा है, कोई XYZ एयरलाइन पे जा रहा है, आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी जो टिकट है जो आपके हाथ में है, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन जो है वो कौन सी एयरलाइन की है। तो वो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे जवाब देंगे इंटरव्यू में उसका। अच्छा, इसके अलावा जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आखिरी सवाल है, और वो सवाल ये है, वो ये पूछेंगे कि ये जो आपने कवर लेटर बनाया है, ये जो ट्रैवल प्लान आपने बनाया है, ये किसने बनाया? आपने बनाया है, किसी ट्रैवल एजेंट से बनवाया है, या किसी कंसल्टेंट से बनवाया है? अब ये ऐसा जवाब है कि आप देना भी चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है। तो अगर तो आपने 100% खुद किया सारा काम, गूगल पे गए हैं, 6-7 दिन टिका के रिसर्च की है, खुद बनाया सब कुछ, तो आप बताएं सर मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया। और अगर आपने खुद नहीं बनाया, किसी ट्रैवल एजेंट से लिखवाया है या किसी कंसल्टेंट से लिखवाया या हमसे लिखवाया है, तो फिर आप इसको 2-3 दिन अच्छी तरह स्टडी करेंगे और फिर उन्हें बताएंगे कि सर रिसर्च मेरी है, लेकिन मैंने इसको ड्राफ्ट जो करवाया है वो अपने कंसल्टेंट से करवाया है। अब एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन मैं तो नहीं बना सकता, मैंने किसी एजेंट से लेनी है। मैंने एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन भी एजेंट से ली है, मैंने होटल की बुकिंग भी एजेंट से करवाई है, और जो ड्राफ्टिंग है वो भी मैंने एजेंट से करवाई है, अपने कंसल्टेंट से करवाई है। लेकिन रिसर्च मैंने की है, मैंने गूगल पे हर चीज़ को फाइंड आउट किया है। आपको ट्रैवल प्लान भी हिफ्स करना होगा, आइटनरी भी हिफ्स करनी होगी, सारी बातें आपको समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, तब जाके आप केस के लिए प्रिपेयर होंगे। बात समझ आ गई? तो अब ये आधे घंटे की वीडियो है, इसमें मैंने आपको A to Z समझा दिया। हमारा बीच में क्या किरदार है? हमारा बीच में किरदार ये है कि हम आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, पोस्ट पेड होटल बुकिंग और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपने तमाम चीज़ों के प्रिंट आउट निकलवाने हैं, उसका सेट बनाना है और अल्लाह का नाम लेके पहुंच जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक तसल्ली के साथ मैंने तो पहुंचा दी है, और आपने भी बड़े पुरइत्मीनान तरीके से इसको नोट किया होगा। इस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और फिर आपने हमसे रब्ता करना है। बराए मेहरबानी वीडियो को काट काट के देखा होगा, स्किप किया होगा, तो मुझे फ़ौरन पता लग जाएगा कि इस बंदे ने वीडियो को नहीं देखा। तो वीज़ा किसने देना है? ना तो कोई एजेंट आपको वीज़ा देगा, ना कोई कंसल्टेंट आपको वीज़ा देगा, और ना ही मैं मोहम्मद राहील इकबाल आपको वीज़ा दूंगा। हम आपको वीज़ा देने के मजाज नहीं हैं, हम आपको वीज़ा देने का इख्तियारात नहीं रखते। हम आपके लिए एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, हम आपकी फ़ाइल रेडी कर रहे हैं, दैट्स इट। हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। ये वीडियो के आखिरी पार्ट में क्लियर कर रहा हूँ। जो कंसल्टेंसी फ़ीस हमारी है, क्योंकि हमने मेहनत करनी है,
प्रॉपर आपकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, ये कोई बच्चों का काम नहीं है कि कोई भी उठा के आपका कवर लेटर बना देगा और ट्रैवल प्लान लिख देगा। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और टाइम चाहिए होता है। वीज़ा आपका लग जाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ना तो हम आपका वीज़ा मुस्तरद करवा सकते हैं और ना ही हम आपका वीज़ा अप्रूव करवा सकते हैं। अप्रूवल और रिजेक्शन ये इमिग्रेशन के हाथ में है, एम्बेसी के हाथ में है, वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, आपकी हर मुश्किल आसान करे। आप मेरे हक़ में दुआ करें और इसी तरह हम लोगों को ईमानदारी के साथ छोटी छोटी चीज़ें बताते चले जाएं। आप पूरी वीडियो देखने के बाद यूट्यूब को खंगाल मारें, इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो एक नेक और ईमानदार ट्रैवल एजेंट है वो आपको सब कुछ बताएगा, और जो सिर्फ अपना कमीशन, अपनी सर्विस फीस कमाने के चक्कर में है, वो आपके पैसों को नहीं देखेगा कि यार ये इसका केस बनता भी है या नहीं बनता। वीडियो देखने के बाद आपको 90% तो खुद ही समझ आ गया कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी रह गया 10%, तो वो आप छोड़ दें वीज़ा ऑफिसर पे। हमारा जो काम है वो सिर्फ आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। आपको आपका केस फाइल करके आपको बता देना है, सर ये प्रिंट निकलवाएं और याद करें और पहुंच जाए। जापान का डन बेस वीज़ा नहीं होता, नहीं होता, आपके केस पर डिपेंड करता है। एक बंदा प्लम्बर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ मिसाल के लिए, उसका कवर लेटर और होगा। एक बंदा बैंक में जॉब करता है, उसका कवर लेटर और होगा। एक बंदा मोबाइल की दुकान का बिजनेस करता है, उसका कवर लेटर और होगा। इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, भाई ये सारे सेम नहीं हो सकते। कभी भी किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट ना करें, हर आदमी का अलग सिस्टम है। जब हम इंटरव्यू करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ये वीडियो को देखा। और मैंने भी बहुत अच्छी नीयत की थी कि आपको जो है वो अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और ये सारी चीज़ें मैं आप तक पहुंचा दूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।